डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल से हम लुइसा एम एल्कट की जो लिटिल वुमेन बहुत ही फेमस नॉवल है जो कि अपनी इनिशियल रिलीज़ के बाद ही ग्रेट सक्सेस बन गई थी, उसका जो एब्रिज्ड फॉर्म है जो सराबनी घोष ने किया है और ये डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाई भी जाती है बच्चों को, तो उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी राइटर लुइसा एम एल्कट हैं। 1868 में इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलीज़ हुआ था और यहाँ जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये 21 पार्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं, तो हम 21 डिफरेंट ट्यूटोरियल्स इस पर बनाएंगे। हर एक में हम एक एक यहाँ पे पार्ट्स को पिकअप करेंगे और हम स्टडी करेंगे। और इस नावल के जो नोट्स वगैरह हैं और मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एट्सेट्रा, समरी वगैरह, वो सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और फिर भी कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं, कहीं पे कुछ इशू है आपको समझने में, तो आप हमसे पेड डाउट क्लियरिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। स्लॉट खाली रहेगा तो हम आपको ज़रूर ऑनलाइन सपोर्ट सेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। और लिंक्स वगैरह, जो कॉन्टैक्ट वगैरह, सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू द मार्च फैमिली। देखिए, चूँकि ये फर्स्ट पार्ट है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। जो इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं, इसमें 4 सिस्टर्स की बात है और उनकी माँ है मिसिज़ मार्च और मिस्टर मार्च उनके फादर हैं। जो कि ये जो स्टोरी है वो सेट है जो सिविल वॉर है अमेरिका का, उसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसके और उसके बाद के पीरियड में ये स्टोरी पूरी की पूरी सेट है। और ये जो है अमेरिका में कंकर्ड नाम की जो जगह है, टाउन है, और ये मैसाचुसेट्स स्टेट्स है, न्यू इंग्लैंड रीजन में अमेरिका में, मिडिलसेक्स की काउंटी में है ये। तो वहाँ पर एक पूरी स्टोरी सेट है। जैसा कि मैंने बताया कि 1868 में इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था, तो यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि ये उस समय का पीरियड क्या रहा होगा, वर्ल्ड और अमेरिका क्या हिस्ट्री रही होगी, कैसी इस समय सिचुएशंस रही होंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज रही होंगी, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं एक इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स का। देखिए, सबसे पहले इनके फादर हैं जो कि रॉबर्ट मार्च हैं, और जब स्टोरी शुरू होती है तो वो वार फ्रंट पे होते हैं और एक चैपलिन की जॉब, मतलब जो एक रिलीजियस ड्यूटीज़ और मोरल और स्पिरिचुअल, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो ईसाई धर्म के पुरोहित थे, और रिलीजियस ड्यूटीज़ और उससे रिलेटेड सर्मन्स, मतलब वो सब कुछ जो किया करते थे। और कर्नल की पोस्ट पर थे वो, घायल भी होते हैं वो उस युद्ध में। जो गर्ल्स की माँ है वो है मार्गरेट, और इन्हें जो है यहाँ पे आप मॉमी के नाम से यहाँ पर आप इनको देखेंगे। वो सोशल वर्कर, है ना, चैरिटी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और अपनी जो बेटियां हैं उनको बहुत ही ढंग से वो पालने पोसने की कोशिश करती हैं, और जो कि थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब आप पढ़ेंगे लिटिल विमेन तो आप खुद किसी न किसी मतलब कैरेक्टर से ज़्यादा अपने को एसोसिएट करेंगे और देखेंगे कैसे उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, किस प्रकार से लड़कियां आगे चल के एडल्ट होती हैं, और एक फैमिली बॉन्ड, लव फिर भी मेंटेन रहना है ना। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और किसी भी फैमिली में अगर 2-4 लड़कियां हैं, एक प्रकार से गर्लिश नॉवल है, तो उनके बारे में आप देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स। गर्ल्स स्टूडेंट्स विल एसोसिएट देमसेल्व्स मच हियर, और सबका एक कैरेक्टर नहीं होता, और किस प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं अपने अंदर, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद शुरू होती है जो सिस्टर्स हैं, है ना। तो उन सिस्टर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मैग का, मार्गरेट मैग। मार्च सबके साथ जुड़ता है, मार्गरेट मैग मार्च, तो मैग के नाम से वो सबसे बड़ी थी। लेकिन जो इंट्रोडक्शन इनका नॉवल में होता है वो लगभग 16 साल का, मतलब इंट्रोडक्शन जब उनका होता है शुरू में, बाद में सब एडल्ट भी होती हैं, अपनी अपनी जीवन में आगे बढ़ती हैं। तो ओल्डेस्ट होने के साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारी भी समझती थी, और शी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल द 4 सिस्टर्स, नोन फॉर ब्यूटी और वेल मैनर्ड नेचर। तो अगर माँ नहीं है तो वो देखभाल करती थी सबकी, मोरली, स्पिरिचुअली, और हर तरह से उनको एक वेल डेवलप्ड करेक्टर के तौर पे कैसे सिस्टर्स को रखना है वो सब कुछ देखभाल करती थी। एंड सी वर्कड एज अ गवर्नेस। और उसके बाद आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, जो का आएगा, जोसेफिन मार्च। सेकेंड ओल्डेस्ट हैं ये, लेकिन थोड़ा सा बॉयज़ नेचर है और वो रफ टफ भी है, बाद में अपने आप को इम्प्रूव करती है वो। उसकी वजह क्या है वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि फिर नॉवेल्स में हमें आगे बढ़ना है और स्टोरी के साथ साथ अपने आप को जोड़ना है। तो वो स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, क्लमजी है, लिटरेचर उसे बहुत पसंद है, थोड़ा टेम्पर भी है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत पसंद करती है। बहुत ज़्यादा वो बेथ के करीब होती है, और बॉयस होने के नाते वो उसी तरह के कपड़े वगैरह पहनना और सब चीज़ें उसकी सोच में रहती है। और वो
सी डिड नॉट, एक बार तो उसने मैरिज के आइडिया से ही मतलब विरोध किया था कि सी डिड नॉट वांट टू मैरी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता। वो सब कुछ अपने नॉवेल में देखेंगे। और उसके बाद आता है आपका बड़ा प्यारा कैरेक्टर बेथ। तो अ ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद बेथ, जो हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। शाय लिटिल गर्ल है, और इसको म्यूज़िक पसंद है। आप कह सकते हो परिवार की जो है पियानिस्ट यही है, और ये जो के ज़्यादा करीब है, जैसे मैंने आपको बताया था, और वो थोड़ा सा बीमार भी रहती थी। इसके बाद आता है सबसे छोटी एमी। वो घर की दुलारी थी भाई, शी वॉज द पेट ऑफ द फैमिली। इसे आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन कहते हैं ना जो घर का दुलारा होता है तो थोड़ा थोड़ा स्पॉइल भी हो जाता है, तो वो स्थिति है इसकी, क्योंकि शी वॉज द बेबी ऑफ द फैमिली। सारी सिस्टर्स उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, तो थोड़ी सी बिगड़ैल भी कभी कभी नज़र आती थी। तो ये मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स बता दी। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो जहाँ पे आएगा तो वहाँ हम आपको बताएंगे। हाँ, एक और बता देते हैं यहाँ पे, मतलब सिस्टर्स तो हो गई, उनके घर में जो काम करने वाली जो थी, इसका नाम था हन्ना मिलेट। वो जो है एक प्रकार से घर में खाना वाना पकाने का काम करती है ना। सी वॉज मेड कुक, लॉयल भी थी बहुत, और उसे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता था, नॉट लाइक अ सर्वेंट, और सी इज़ वेरी डियर टू द फैमिली। तो ये है फैमिली, कैसे इनकी पर्सनल ग्रोथ होती है। उस समय का जो समाज, जैसे मैंने बताया कि 1868 में ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत ही सक्सेसफुल नावल थी उस वक्त की। जीवन में कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की कोशिश करती हैं, फैमिली बॉन्ड बना के रखने की कोशिश करती हैं, एंड हाउ दे प्रोफेस देयर लव एंड हाउ दे मैरी। और एक समय कभी एक वेल्दी फैमिली हुआ करती थी, और इनके फादर हेल्प करते हैं अपने फ्रेंड की, लेकिन वो रिपे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक जेंटिल पॉवर्टी में ये लोग चले जाते हैं। तो जब इनका मतलब वो वेल्दीनेस इनकी नहीं रहती है, तो वो स्टोरी नॉवल में वहीं से शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। फादर है नहीं उनके, वॉर में गए हुए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। चूँकि एब्रिस्ट फॉर्म है तो आपको ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं मिलेगी, यहाँ पर मॉडिफाइड एब्रिस्ट फॉर्म दिया गया है, नॉवल को छोटा करके दिया गया है। चूँकि स्कूल के सिलेबस में जो लगी है मुझे उसी तरह से पढ़ाना है, तो आगे बढ़ते हैं। द 4 मार्च सिस्टर्स सेट अराउंड द फायर ऑन अ क्रिसमस ईव, मतलब कि कल क्रिसमस है तो उसके पहले वाले की शाम की बात हो रही है। इट वॉज टाइम फॉर द सिविल वॉर इन अमेरिका। देखिए बच्चों, सिविल वॉर के बारे में हमें वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसे अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। और ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में। 1861 से लेके 1865 तक इसका ड्यूरेशन रहा, और अमेरिकन स्टेट्स ही आपस में भिड़ गए थे। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे उस वक्त, हालांकि ही डाइड हिमसेल्फ 1865 में। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसकी जो मुख्य वजह थी वो थी स्लेवरी, जिसे जब वॉर ख़त्म होता है तो अमेरिका फिर से यूनिफाइड हो जाता है और स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाता है। इट वॉज अबॉलिश्ड। सिविल वॉर बाहर का नहीं होता, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में नहीं होता, वो तो वॉर होता है, बल्कि एक ही कंट्री की में अंदर के लोग जो आपस में डिफरेंट स्टेट्स हों या डिफरेंट ग्रुप, मतलब इसे गृह युद्ध हम कहते हैं, जो देश के अंदर ही अंदर होता है। आज कंट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये कंट्री के अंदर ही है ना, आर्मी और आर्मी से भी भिड़ने वाले कई मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं जो सरकार की खिलाफत करते हैं और लड़ते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पे श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है ना, श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये लड़ा गया था, मतलब एक तरफ तो यूनियन था स्टेट्स का, मतलब जिसे कह सकते हैं कि जो कि अमेरिका के स्टेट्स थे और जो अलग हो गए थे, जिन्हें कॉन्फेडरेसी के नाम से जाना जाता है, उन लोगों के बीच में था। और चूंकि ये अमेरिका के अंदर ही थे इसलिए सिविल वॉर है, बाद में इनकी जीत होती है और अमेरिका एक स्ट्रॉन्गर नेशन बनकर उभरता है और आज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो उनके फादर वहाँ गए हुए थे। आप जानते हैं कि सिस्टर्स हैं, अभी बहुत बड़ी भी नहीं है और फादर के नज़दीक होती हैं सिस्टर्स, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, तो वो कितना मिस कर रही होंगी। द फादर मिस्टर मार्च, उनके पिताजी यानी मिस्टर मार्च वॉज इन द आर्मी में थे एंड सो वॉज अवे फाइटिंग द वॉर। द मदर, उनकी जो माँ थी, एक सोशल वर्कर थी, मतलब मदर की अगर हम बात करें मिसिज मार्च की, एंड शी वॉज आल्सो अवे फ्रॉम होम, तो वो भी घर से दूर थी उस दिन, और वो भी गरीबों की या ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ऐसा वो लगी रहती थी, करती रहती थी। तो उसी काम के लिए वो बाहर गई हुई थी। ये जो लड़कियां घर में थी, हाउ कैन वी फील इट। एक बार से बच्चों, जो लिटिल विमेन जो नॉवल दिया गया, इसमें लिटिल शब्द इस्तेमाल किया गया, उससे मतलब ये है कि आप जो गर्ल्स हैं बहुत छोटी हैं, लेकिन किस प्रकार से वो मैच्योरिटी दिखाती हैं और आगे चलकर एक वेल मैनर्ड लेडी, वेल मैनर्ड वुमन आगे चल के उनको बनना है, तो फ्यूचर का करेक्टर उनका कैसे रहना है। तो इसलिए यहाँ पे लिटिल वुमेन कह के इसको कहा गया है। छोटी छोटी लड़कियाँ लेकिन लाइक लिटिल वुमेन,
जिम्मेदारियों को समझते हुए, कैसे एक फैमिली को बीच में एक बॉन्ड बनाते हुए, हाउ दे प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, है ना। कभी कभी हम भी बातचीत में घर वाले कह देते हैं ना, छोटी बच्ची को भी कह देते हैं, कहते अच्छा मेरी माँ अब तो चुप हो जा। तो बच्चों की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, तब हम इस तरह के कमेंट कहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पे डायलॉग्स स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमाज है ना, ये बताते हैं, और जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है, तो ये बातचीत है, चाहे हम ओरली इसको बोल रहे हों, चाहे मन में सोच रहे हों, बट दीज आर द डायलॉग्स जो डायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं। हाउ कैन वी फील इट इज़ क्रिसमस विदाउट एनी प्रेजेंट्स, बिना प्रेजेंट्स के, है ना। क्रिसमस जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें प्रेजेंट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है, और सेंटा क्लास के बारे में भी आप जानते हैं। तो बिना प्रेजेंट्स के हम क्रिसमस कैसे मनाएंगे। ग्रम्बल्ड जो, ग्रम्बल्ड मतलब होता है कि मन ही मन थोड़ा सा शिकायती लहजे में बड़बड़ाना। ये जो ने मतलब ये जो यहाँ पे जो बोला है, ये जो ने बोला है। लाइंग ऑन द रग, रग का मतलब होता है कि नीचे जो उनकी जो चटाई गलीचा वगैरह बिछा हुआ था। मैग इकोड द सेम सेंटीमेंट, सेंटीमेंट मतलब इमोशंस फीलिंग्स। इकोड का मतलब होता है कि उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। इट इज़ सो ऑफुल टू बी पुअर, कितना भयानक होता है ना गरीब होना। और बच्चों कहा भी जाता है कि गरीबी एक अभिशाप है। गरीब कौन है? जिसके पास कमियां ही कमियां हैं। पैसे की कमी है, जनरली हम उसे पुअर समझते हैं, लेकिन जहाँ पे भी यू आर लैकिंग यू आर पुअर देयर। लिटिल एमी, अब देखिए यहाँ पे सारे नाम आ रहे हैं। मिसिज मार्च हो गए, उनकी मदर हो गई बच्चों की, और यहाँ पे आ गए जो आ गया, और उसके बाद यहाँ पे एमी आई जो कि सबसे छोटी भी है। लिटिल एमी एडेड, इज इट फेयर फॉर समवन टू हैव सो मच एंड फॉर अदर्स नॉट टू हैव एनीथिंग। वो कहती हैं, अब जो कि छोटी है वो थोड़ा उतनी समझदार नहीं, तो वो कहती है इज इट फेयर फॉर समवन टू हैव सो मच, मतलब क्या ये ठीक है? फेयर मतलब क्या ये ठीक है? क्या ये न्याय संगत है? क्या इसमें कोई जस्टिस है? ये कुछ लोगों के पास तो इतना ज़्यादा होता है, अब कुछ लोगों के पास हैव नथिंग, ना के बराबर चीज़ें होती हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है उसका। बेथ अ शाई गर्ल, इसके बाद आ जाते हैं बेथ। वैसे बच्चों में एक चीज़ बताना आपको भूल गया, वो ये है कि ये जो नावल है, ये नावल जो इसकी जो ऑथर हैं लुइसा एल्कॉट, तो उनकी खुद की फैमिली में उनको लेके और जो उनकी सिस्टर्स थी, तो उन पर उन्होंने बेस्ड किया है। और इसलिए हम इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफी भी हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली से ही लिए इंस्पिरेशन, और या हम इसे ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि हम कह सकते हैं उनके रियल सिस्टर्स के करेक्टर्स पे, के जीवन पे आधारित ये नावल है। उसमें उन्होंने उसी तरह से उनको पेश किया है, थोड़ा सा फिक्शनल मैटर डाल के। बेथ अ शाई गर्ल, थोड़ी शर्मीली लड़की, हिचकिचाने वाली। शोड मी मोर मैच्योरिटी, तो उसने और समझदारी से बात की। जब समझदारी से बात करोगे तो मैच्योर हो जाओगे। वी हैव फादर एंड मदर, अरे हमारे पास पिता है, हमारे पास माँ है, एंड ईच अदर, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ हैं। उसने बड़े प्यार से कहा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो उसने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिलेशंस भी होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। हमारा घर हमारे साथ है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया। तो वो चीज़ यहाँ पे कही गई है। द फेसेस ऑफ द अदर थ्री गर्ल्स ब्राइटेंड अप, इस बात को सुनकर जो और 3 लड़कियाँ थीं, उनके चेहरे पे एक चमक आ गई, है ना, थोड़ा सा जो रौनक गायब थी वो आ गई। फॉर अ मोमेंट, बट देन जो सेड, पल भर के लिए, लेकिन फिर जो ने कहा, वी हैवेंट गॉट फादर विद अस, हमारे पिता भी तो हमारे साथ नहीं है ना, है ना। एंड डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न, और कब आएंगे ये भी नहीं पता हमें। टू चेंज द टॉपिक, मैक सेड, अब देखिए यहाँ मैक का भी करेक्टर आ गया। मैक सबसे बड़ी बहन है, हालांकि उसको भी 16 साल का दिखाया गया है नॉवल में शुरुआत में, तो बाकी सब तो उनसे छोटी ही हैं। तो मैक कहती है, डू यू नो वाई मदर सजेस्टेड नॉट टू हैव एनी प्रेजेंट दिस ईयर। अच्छा, अब बात आई ना कि हम क्रिसमस मनाएं और बिना प्रेजेंट के मनाएं तो क्या क्रिसमस मनाएंगे, है ना। तो वो चीज़ है कि वो बता रही है कि पता है माँ ने क्यों कहा था कि हमें इस बार कोई भी प्रेजेंट नहीं खरीदना है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्श विंटर, बहुत ही हार्श विंटर, ठंडी वाला मौसम होने वाला है हम सब के लिए। द सोल्जर्स आर सफरिंग सो मच, और जो सैनिक हैं, है ना, वो बेचारे जो हैं युद्ध के मैदान में, है ना, वॉर फ्रंट पर, काफ़ी कुछ उन्हें सहना पड़ता है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। वी ऑट टू मेक आवर लिटिल सेक्रीफाइसेस, हमें अपने छोटे छोटे त्याग करने चाहिए, बलिदान करने चाहिए, कुर्बानियाँ देनी चाहिए। लिटिल सेक्रीफाइसेस मीन्स वी विल हैव टू गिव अप स्मॉल कंफर्ट फॉर अदर्स हैप्पीनेस, है ना। तो छोटी छोटी का मतलब ये हो गया कि भाई अब छोटे बच्चे हैं, और इसके अलावा हम अपनी छोटी छोटी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी विल्स हैं, विशेज़ हैं, तो हम उनको सेक्रीफाइस करें इन सोल्जर्स के लिए। बहुत बड़ा नहीं, जितना हो सकता उतना करें। दे हैड ओनली $4, उनके पास सिर्फ $4 थे। एंड दे डिडंट सी हाउ दिस मनी वॉज गोइंग टू हेल्प, और उन्हें नहीं पता था कि ये मनी कैसे हेल्प करेगी, है ना। द आर्मी को कैसे मदद करेगी।
सिर्फ $4 से वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, हेल्प में आप जो भी अपना बिट दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करना चाहिए। हेल्प के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है। बाकी जिसकी जैसी हैसियत होगी वो तो वैसे ही हेल्प कर पाएगा। जो वांटेड टू बाय ए बुक, अब यहाँ पे आता है कि उनकी मतलब यहाँ पे क्या ख्वाहिशें हैं, वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो है वो एक किताब खरीदना चाहता था। हाँ बच्चों, मैंने ये बताना मैं भूल गया कि जो का जो है लव किसके लिए था। उसे लिटरेचर पसंद था, बुक्स पढ़ना पसंद था जो को, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। लिखा भी गया है कि वो किताबी कीड़ा था, है ना, किताबों की दीवानी थी वो और किताबों में लगी रहती थी। बेथ रिमेंबर्ड हर डिज़ायर। अब बेथ की क्या डिज़ायर थी? उसकी इच्छा ये थी टू स्पेंड $1 इन न्यू म्यूज़िक। वो अपने नए म्यूज़िक पे खर्च करना चाहती थी। और उसने भी एक आह भरी, है ना, कि $4 हैं, क्या करें, प्रेजेंट हम खरीद नहीं सकते। एमी हैड डिज़ायर टू गेट सम नाइस ड्राइंग पेंसिल्स। एमी चूँकि उसे आर्ट पसंद था तो वो ड्राइंग पेंसिल्स खरीदना चाहती थी, लेकिन नहीं खरीद सकती थी क्योंकि माँ ने मना किया है। जो लुकिंग एट हर ऑन वर्न आउट शूज़, जो है अब जो की ज़्यादा ख्वाहिशें यहाँ पे बुक भी खरीदना चाहती थी। उसने अपने घिसे पिटे जूतों की तरफ देखा। आई एम श्योर मदर वोंट माइंड। वो वोंट माइंड मतलब होता है कि हाँ, माँ को बुरा नहीं लगेगा इफ़ यू बाई वॉट वी वॉन्ट बिकॉज वी वर्क सो हार्ड। तो जो थोड़ा सा देखा जाए तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली है, विद्रोही स्वभाव की भी यहाँ नज़र आ रही है। तो कहती है कि माँ ने ठीक है मना किया, लेकिन माँ को बुरा नहीं लगेगा अगर हम जो हम चाहते हैं अगर हम उसे खरीद लें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। वी वर्क सो हार्ड। जो ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। येस आई नो व्हाट हार्ड वर्क इज़। मैं जानती हूँ हार्ड वर्क क्या होता है। टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। अब यहाँ देखिए पढ़ाने की बात आ गई। ओल्ड एज नो जोक, मैग ने कहा। मैग जो है गवर्नेंस के तौर पे काम करती थी एक वेल्दी फैमिली में। तो वो यहाँ कहा गया माई वर्क इज़ टफर देन योर्स। अब आपस में थोड़ी सी बहस छिड़ गई कि मेरा काम तो तुमसे भी ज़्यादा टफर है, जो ने कहा। मतलब जो यहाँ पर जो एक वन ऑफ द मेन प्रोटोगनिस्ट है इस नावल की, है ना, करेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंट्रीगिंग है। यू हैव नो आइडिया हाउ इट इज़ टू रिमेन सटअप। सटअप मतलब चुपचाप रहो। विथ फसी, फसी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि थोड़ा बवाली टाइप का, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ होना, शिकायत करना। ऐसे व्यक्तियों को जो है शांत करना और सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है ना। आपके घर में भी होगा कोई फसी होगा ना, हर बात पे कोई ना कोई छेड़ देता है या छेड़ देती है कोई ना कोई मामला। अब कोई होता है बहुत शांत हो जाए, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, ले गए कहीं तो ले गए, नहीं ले गए तो नहीं ले गए। तो थोड़ा नखरे वाली मतलब नखरे की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहते हैं कि मेरा काम तो और भी कठिन है ना। कोई व्यक्ति आपके सामने इतना बवाली टाइप का हो, है ना, इतनी सारी वो मतलब कंप्लेनिंग्स हों उसकी, और फिर भी आपको चुप रहना हो। एवर डिससेटिस्फाइड लेडी फॉर आवर्स। और ऐसी महिला के सामने आपको चुप रहना हो जो कभी शांत रह नहीं सकती, कभी उसको संतुष्टि होती नहीं है, हमेशा शिकायत करती रहती है। कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ जहाँ पे काम करती है, जो वहाँ पर उसको इस तरह का माहौल देखने को मिलता है जहाँ पर वो फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहता है, और जो बेचारी जो कि वहाँ काम करती है तो उसे चुप रहना पड़ता है। बेथ हर्ड हर टू सिस्टर्स एंड देन एडेड। बेथ जो है चुपचाप सुन रही थी भाई। उसने कहा वॉशिंग डिशेज एंड क्लीनिंग। अब देखें यहाँ पर बच्चों, ये लड़कियाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वॉशिंग डिशेज एंड क्लीनिंग आर द वर्स्ट ऑफ ऑल वर्क। वर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे बेकार काम। वॉशिंग डिशेज, थालियाँ धोना, सफाई करना, है ना, इतना बुरा काम है, मुझे करना पड़ता है। माई हैंड्स हैव बिकम सो रफ। मेरे हाथ देखिए कोमल कोमल हाथ कितने खुरदुरे हो गए, रफ हो गए। बच्चों ये जो मीनिंग्स मैं बता रहा हूँ, इसका सारे मीनिंग्स भी आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे, हिंदी में भी। नन ऑफ यू सफ़र मच एज आई डू। अब एमी अपनी बात कह रही है, तुम लोगों में से कोई भी उतना सफ़र नहीं करता जैसे जितना मुझे करना पड़ता है। आई हैव टू डील विद रूड स्कूल मेट्स। अब ये पढ़ने जाती है, ये काम नहीं करती है क्योंकि सबसे दुलारी है, सबसे छोटी है। तो कहती है कि मुझे निपटना पड़ता है स्कूलमेट्स में, अपने स्कूल के साथियों से, हु मोक, जो कि मजाक उड़ाते हैं, एट यू फॉर एनीथिंग एंड इंसल्ट, किसी भी चीज़ को लेके मजाक उड़ा देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं अगर आप रिच नहीं है तो। ये थोड़ा सा टच कर गई बात, है ना, क्योंकि स्कूल में भी कोई पुअर फैमिली से आता होगा, कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता होगा, कुछ बहुत ही सुपर रिच फैमिली से आते होंगे। तो जो सुपर रिच फैमिली से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं बच्चे, उनको दिखावा नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, और घमंड नहीं करना चाहिए। हो सके तो उन्हें अपने और साथियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि व्हेन वी हेल्प, है ना, तो दूसरे के चेहरे पे स्माइल आती है। वो स्माइल जो होती है दूसरे का दिल जीतती है। उसकी खुशी से जो खुशी मिलती है वो रियल हैप्पीनेस होती है। तो कहती है कि स्कूल में काफ़ी लोग चिढ़ा भी देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं अगर आप गरीब हैं तो, अगर आप रिच नहीं हैं तो। ये बच्चों सोसाइटी का स्टिग्मा है जो यहाँ पे बताया गया है कि सोसाइटी में तब भी ऐसी स्थितियाँ थीं और आज भी हैं। आप मीडिया फिल्म वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे किस प्रकार से चीज़ें वहाँ दिखाई जाती हैं।
डोंट फ्रेट गर्ल्स। फ्रेट मतलब होता है कि आप थोड़ा सा चिंतित हैं, परेशान हैं, वरीड हैं, एंग्जियस हैं। तो कहा है लड़कियों परेशान मत हो भाई, वी आर अ लॉट हैप्पियर देन किंग्स चिल्ड्रन। अरे हम किसी राजा के बच्चों से भी ज़्यादा बहुत खुश हैं। इट इज़ ट्रू दैट वी हैव नो मनी। हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है, बट वी डोंट फेस एनी इन फाइटिंग। लेकिन हम आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं आपस में। सी आल्सो स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड माने डांटना, थोड़ा सा जो को फटकार भी लगाई, फॉर हर वॉइस बिहेवियर, कि तुम्हारा लड़के जैसा बिहेवियर है। यू मस्ट रिमेंबर यू आर अ यंग लेडी। अरे तुम्हें ये महसूस होना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे होती है, तो 16 साल से तो कम उसकी उम्र है। तो वो कहती है क्या लड़का बनी घूमती रहती हो, यू आर ए यंग लेडी, है ना, तुम्हें उस तरह से बिहेव कर। आई डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक वन। मैं नहीं दिखना चाहती किसी ऐसी यंग लेडी जैसी। बाई टाइंग माई हेयर इन नेट, कि मैं अपने बाल बांध लूँ, उसका जूड़ा बना लूँ कुछ टाइप का। आई डोंट वॉन्ट टू वियर लॉन्ग गाउन्स। मैं बड़े बड़े गाउन नहीं पहनना चाहती लड़कियों की तरह। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे गाउन्स पहनने पड़ेंगे बड़े बड़े, तो मैं उस तरह का नहीं पहनना चाहती। मैं बचपन से, हो सकता है आपकी क्लास में भी कोई लड़की हो जो पैंट पहन के आती है स्कर्ट की जगह। आई वुड लव टू गो एंड फाइट इन द वॉर। बल्कि मैं लेडी और लड़की की जगह मैं एक लड़के की तरह से, है ना, वॉर में जाना चाहती हूँ, फाइट करना चाहती हूँ अपने देश के लिए। प्रोटेस्टेड जो ने भाई मैक का विरोध किया। देखिए जो कई जगह आ रहा है, नॉर्मली सब एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को। जो जगह जगह क्वेश्चंस रेज करती है, प्रोटेस्ट करती है, अपने व्यूज़ रखती है। सी इज़ अ लेडी ऑफ यंग इंडिपेंडेंट थाट्स। हुआ 15 साल का यहाँ दिखाया गया उसको। वेरी टॉल, लंबी है, एंड थिन, पतली है, और ब्राउन कलर है उसकी जो कम्प्लेक्शन है। मैग और मार्गरेट, अब यहाँ पे दिया गया है मैग का जो और नाम था मार्गरेट। 16 वॉज वेरी प्रिटी। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे उनकी डिज़ायर्स बताई गई, सिचुएशन बताई गई। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बताया जा रहा है उनके बारे में कि मार्गरेट जो है वो 16 साल की हैं, प्रिटी थी, लिटिल प्लम्प, थोड़ी सी पेट ओट मतलब फूली थुल टाइप की है, लेकिन बहुत ही फेयर कम्प्लेक्सन है, गोरी है। एलिजाबेथ जो है वो 13 साल की है, शर्मीली है, रोजी है, गुलाबी गाल, एंड ब्राइट हाइड गर्ल, चमक है उसकी आंखों में। सी लिव्ड इन वर्ल्ड ऑफ हर ओन। अब यहाँ पे इनके करेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो बेथ है, जो कि तीसरे नंबर की है, वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करती थी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा बाहर जाने का शौक़ नहीं था, और अपने में अकेले में भी वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। एमी वॉज द यंगेस्ट। एमी सबसे कम उम्र की थी। अ फेयर गर्ल, बहुत ही गोरी लड़की थी, विद ब्लू आइज़, नीली नीली आँखें थी। सी ऑलवेज माइंडेड हर मैनर्स। ऑलवेज माइंडेड मतलब होता है कि भाई आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, और मैनर्स मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ जा, मतलब तो वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली लेडी थी, लड़की थी। थोड़ा सा कभी कभी वो वेनली बिहेव कर देती थी, और थोड़ा सा स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह से उसका बिहेवियर हो जाता था, क्योंकि सी वॉज द बेबी ऑफ द फैमिली, जैसे बताया था ना, यहाँ की सबसे छोटी है, सबकी दुलारी है, लेकिन वो अपने मैनर्स का बहुत ख्याल रखती थी। ट्राई टू बी वेरी शिष्टाचार वाली दिखने वाली, कि बिहेव पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि वो अपने ब्यूटी, अपने कपड़े, अपने तौर तरीके, थोड़ा सा बन ठन के रहने में, थोड़ा सा अपने आप की जो इंटीग्रिटी है, जो ब्यूटी है उसकी, उसको मेंटेन रखने के लिए। द क्लॉक स्ट्रक 6 एट द गर्ल्स गॉट बिजी इन क्लीनिंग अप द रूम। तो शाम के 6 बज गए, वो लोग अपना कमरा साफ कर रहे हैं। मदर वॉज अबाउट टू रिटर्न। माँ रिटर्न करने वाली। बेथ पुट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो भाई उन्होंने जो घर में जो स्लीपर्स यूज़ होते हैं, है ना, उन्हें फायर के नज़दीक रख दिया, क्योंकि भाई देखिए ठंडी में वो ठंडी हो जाती होंगी। मैग लाइटेड द लैम्प। मैग ने लैम्प जलाया। एमी गॉट अप फ्रॉम द ईजी चेयर। ईजी चेयर पे बैठी हुई थी, वहाँ से उठ जाती है। दे वेटेड फॉर द मदर। माँ का इंतजार कर रहे थे। मॉम शुड हैव अ न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स। माँ को ना नए जोड़ी चप्पल चाहिए। दिस वन इज़ वॉर्न आउट। कितना घिस गया है ना। देखिए देखिए लगाव फैमिली के लिए कितना है। वहाँ वो विरोध कर रही थी, और यहाँ माँ के बारे में कितना सोच रही है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग हर अ प्रेजेंट। मैं सोच रही थी कि मैं उनके लिए कोई प्रेजेंट खरीद लूँ। बाइंग हर अ प्रेजेंट, सेड बेथ ने कहा। जो कंट्रीब्यूटेड हर बिट। तो जो ने भी कहा, मतलब बिट का मतलब होता है कि हिस्सा, टुकड़ा। तो जो ने भी अपने हिस्से की बात कही। लेट अस ईच ऑफ अस बाई हर अ प्रेजेंट फॉर क्रिसमस। चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि क्रिसमस का एक प्रेजेंट जो है वो अपनी माँ के लिए हम खरीदते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग फॉर आवर सेल्फ। हम अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदेंगे। क्या बात है। जो का करेक्टर अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों। दैट्स एन एक्सलेंट आइडिया, सेड मैग। आई गिव हर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। मैं उन्हें ना एक जोड़ी वो दे दूंगी, ग्लव्स दे दूंगी, मैग ने कहा। देखिए अब ये स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ रही है। प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखिए प्रेजेंट पर बात आके टिक रही, लेकिन अपने लिए नहीं। ये है छोटी छोटी सेक्रीफाइसेज जिनकी बात की गई थी, और ये छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस बॉन्ड को बहुत मजबूत करती हैं। हमेशा हमारी विश पूरी हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपनी विश का सेक्रीफाइस भी करनी चाहिए। आई विल गिव अ हैंकचिस। मैं उन्हें रुमाल दूंगी, है ना, ये बेथ कहती है। आई विल गिव हर अ लिटिल बॉटल ऑफ कॉलन। ये भैया परफ्यूम है।
इट वॉन्ट कॉस्ट मच एज एंड स्टिल आई हैव सम मनी। ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, एंड स्टिल आई हैव सम मनी, और मेरे पास भी कुछ पैसा है लेफ्ट टू बाई माई पेंसिल्स, और उससे मैं पेंसिल खरीद सकती हूँ। बच्चों को लिटरेचर इन्जॉय करना है तो ब्रेन से नहीं, दिल से आप इन्जॉय करिए, फीलिंग्स और इमोशंस में। ओनली देन यू विल बी एबल टू इन्जॉय नॉवेल्स एंड लिटरेचर्स एंड स्टोरीज एट्सेट्रा। अब देखिए एमी सबसे छोटी है बेचारी, हैं, अब वो भी अपना जो त्याग करना चाहती है, और जो पैसा उसके पास है ना, वो उसमें से अपने माँ के लिए प्रेजेंट भी खरीदना चाहती है, क्योंकि वहाँ लिखा था माइंडेड हर मैनर्स, तो थोड़ा सा मेकअप वेकअप से रिलेटेड ही वो चीज़ देना चाहती है, थोड़ा सा कॉलन वाला जो परफ्यूम होता है। और साथ में उसको अपनी भी फिक्र है, यार मैं पेंसिल खरीदना चाहती थी, वो तो रह जाएंगी, लेकिन सेक्रीफाइस इसका मुझे लगता है ज़्यादा ग्रेट है। वो पेंसिल के पैसे जो बचाए थे उसमें से कॉलन भी देना चाहती है, और छोटी बच्ची है तो अपनी पेंसिल्स भी खरीदना चाहती है। दे डिसाइडेड टू सरप्राइज द मदर द नेक्स्ट डे विद द गिफ्ट। तो उन्होंने कहा भाई हम गिफ्ट से जो है माँ को सरप्राइज़ करेंगे। दे वर आल्सो गोइंग टू स्टेज अ प्ले, साथ ही उन्होंने एक नाटक भी तैयार करने की मतलब वहाँ पे कोशिश की कि क्रिसमस नाइट को, जिस दिन क्रिसमस होगा, रात को हम एक नाटक भी खेलेंगे। जो उस वक्त थिएटर वगैरह बहुत चलते थे, प्लेज वगैरह होते थे, अब तो लोग सिर्फ चुपचाप मूवी जाकर देख लेते हैं, थिएटर में बहुत कम जाते हैं। जो रिमाइंडेड देम, जो ने याद दिलाया दैट दे नीडेड टू रिहर्स, जो ने कहा देखो रिहर्सल भी करना है। आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर प्लेस। तो मैं कहती अरे यार मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 16 साल की है, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं नाटक में भाग लेना, आई एम टू ओल्ड। तो नाटक के लिए अब मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। यू कांट डू दैट, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम, यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव गॉट। अरे तुम तो सबसे अच्छी एक्ट्रेस हो हमारे पास, हमारी पूरी फैमिली में। कम हेयर एमी, एमी एमी भी उसका पार्ट है शायद। तो कहता एमी इधर आओ, डू द फेंटिंग सीन, वो जो बेहोश होकर गिरने वाला सीन है ना, दोबारा करो। अब आप देख रहे हैं जो का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है। एमी वॉज नो एक्ट्रेस एंड एमी कोई एक्ट्रेस थी नहीं, एंड सी कुड नॉट फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। अब चूंकि बेहोशी का नाटक करना है तो नीचे गिरना पड़ेगा फ्लैट, वो गिर नहीं सकती थी। तो जो सेटिस्फेक्शन, अब जो यहाँ पे डायरेक्टर एक प्रकार से सबको नाटक का रिहर्सल करा रही है, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो कहते हैं कि यार जमा नहीं, फिर से एक्टिंग करो, नहीं जमा नहीं यार, जान नहीं आई एक्टिंग में, थोड़ा सा बनावटीपन लग रहा है, रियल एक्टिंग। तो जो को सेटिस्फाई करने वाली एक्टिंग नहीं कर सकती थी। हु वाज द राइटर, जो कि राइटर भी था, डायरेक्टर भी थी, और प्ले का जो का करेक्टर इंट्रीगिंग है भाई। मैंने पूरी नावल नहीं पढ़ी है, मैं भी आपके साथ ही साथ नावल पढ़ रहा हूँ। मेरा भी जुड़ाव कहीं ना कहीं किस करेक्टर के साथ होता है, और सच में आई एम एन इमोशनल पर्सन। मेरे तो आंसू भी निकल आते हैं जब इस तरह के सीन्स बनते हैं जहाँ पर थोड़ी सी ट्रेजिक और इमोशनल बातें होती हैं। प्ले एज वेल एज द हीरो एंड विलन। राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, और वो उसमें हीरो भी है जो, और विलेन भी है। क्या बात है। मैग वाज ऑफ कोर्स द हीरोइन, मैग तो हीरोइन थी उसकी। बेथ एडमायर्ड जो फॉर हर ब्रिलियंस। बेथ जो है ना तारीफ करती है जो, ये क्या ब्रिलियंट सिस्टर है हमारी, है ना, मल्टी टैलेंटेड। देन मदर केम इन, इतनी मदर आ गई। अ नॉवल लुकिंग वुमेन, मदर के लिए बताया कि नॉवल लुकिंग वुमेन मतलब अगर आप जब देखेंगे मैग को, सॉरी ये मिसिज मार्च को, मदर को, तो शी विल अपीयर डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल। चेहरे पे शान, मुस्कान, जैसे कभी किसी ने गुनाह ना किया हो, पवित्र, सिंसियर। वो चैरिटेबल थी ना, मतलब चैरिटी का वर्क करती थी, सोशल वर्क करती थी, तो चेहरे पे एक अलग ही एक गरिमा आ जाती है। तो वेल रिस्पेक्टेड लेडी दिखती थी, है ना, अपने आप आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी ऐसी लेडीज़ को देख के। मिसिज मार्च मेड द मोस्ट फैंटास्टिक मदर इन द वर्ल्ड। अब बच्चों को अपनी माँ बहुत प्यारी होती, कहते ना यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, बच्चे कहते रहते हैं। बच्चों में ही माँ बाप को ज़्यादा प्यार नजर आता है, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं क्या कहा जाए। हाउ वॉज योर लेट डे या डियर्स, मेरे प्यारे, मेरे प्यारी बहनों, सॉरी मेरी प्यारी बच्चियों, बेटियों, द यंग लेडीज़, कैसा रहा दिन आपका। हाउ इज़ योर कोल्ड मैग, मैग तुम्हारी जो सर्दी जुकाम हो गया कैसा है। जो यू लुक वेरी टायर्ड, तुम बहुत थकी थकी सी नज़र आ रही है। देखिए माँ आती है तो सबसे पहले अपना भूल कर सबका हाल ले रही है। कम एंड किस मी, आओ मुझे प्यार से किस करो। एमी, एमी को कहती है, सबसे छोटी होती। शेड सी, टेकिंग ऑफ अ वेट क्लोथ्स, जो कि बाहर सर्दी है तो थोड़ी बर्फबारी वगैरह भी हो रही होगी, तो अपने कपड़े उतारते हैं, गीले कपड़े। सी पुट ऑन वार्म स्लीपर्स, उसके बाद वो गरम गरम स्लीपर्स जो होते हैं हल्के हल्के वो पहन लेती हैं। आपको याद आ रहा होगा क्यों वार्म थे, क्योंकि उन्हें आग के नज़दीक रखा गया था। शी वॉज रेडी फॉर ए हॉट कप ऑफ टी, और एक गर्मा गर्म चाय के लिए रेडी थी। बेथ ने जाकर उनको चाय दी। वाइल सिपिंग टी, बच्चों चाय के लिए हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि ड्रिंकिंग, है ना, लेकिन शिपिंग यूज होना चाहिए। वाइल सिपिंग टी फ्रॉम द कप, चुस्कियाँ लेके जब वो चाय पी रही थी, मिसिज मार्च सेड विद ए स्माइल, तो एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू गर्ल्स, ए लड़कियों, तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज़ है।
अब देखिए, एक तरफ उन्होंने कहा कि प्रेजेंट नहीं खरीदना है, और दूसरी तरफ देखिए सरप्राइज, इट वाज लेटर फ्रॉम द फादर। ओह, यहाँ पे लेटर की बात है, मैं कुछ और सोच रहा था। कहा पिता से के पास एक लेटर आया, दे फिनिश द टी। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, जल्दी चाय हम फिनिश कर लेते हैं। और उसके बाद दे सेट अराउंड द मदर, माँ के आसपास बैठ गए कि क्या लिखा है लेटर में, देखा जाए, सुना जाए। सी रेड फ्रॉम द लेटर से पढ़ा, गिव देम माई लव। तो वो अपने बच्चियों के लिए कह रहे हैं कि मेरा प्यार मेरी बच्चियों को देना। टेल देम दैट आई ऑलवेज थिंक ऑफ देम, उन्हें बताना कि मैं हमेशा उनके बारे में सोचता रहता हूँ, यानी उनको बहुत मिस करता हूँ। ऑलवेज थिंक ऑफ देम, आई एम श्योर दे आर लुकिंग आफ्टर देम मदर वेल। अब मुझे भी पूरा विश्वास है कि मतलब वे अपने माँ की देखभाल भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बच्चियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, प्यार भी दे रहे हैं, और साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिमाइंड करा रहे हैं। सो व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस लौटूँ, आई विल बी अ प्राउड फादर, तो मुझे गर्व होना चाहिए अपनी बच्चियों पे। दे आर माई लिटिल वुमेन। अब यहाँ पे ये शब्द आ गया, मेरी बच्चियाँ मेरी लिटिल वुमेन है, यानी बच्चियाँ ज़रूर हैं लेकिन बहुत समझदार हैं। दे आर मैच्योर, they understand things and situations. The girls had tears in their eyes. इतना सुनकर बच्चियों की आंखों में आंसू आ गए। Hiding her face on her mother's shoulder. अब देखिए यहाँ पर अपना चेहरा माँ के कंधे के पीछे छुपाते हुए एमी सिसकने लगी। आई एम सेल्फिश, मैं कितनी सेल्फिश हूँ ना, बट आई विल ट्राई टू बी बेटर, लेकिन मैं बेटर होने की कोशिश करूँगी। एक प्रकार का यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन है ना, क्योंकि हम किसी को भी सुधारना चाहते हैं तो हम जो है उसको पनिशमेंट देके नहीं सुधार सकते, प्यार से सुधार सकते हैं, फॉरगिविंग नेचर से सुधार सकते हैं। हाँ, उसकी बात दूसरी है कि जो कि दुष्ट ही दुष्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे तो यही आती है बात ना कि भय भिन्न हो ना प्रीत, उनके लिए भय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पनिशमेंट दिया जाता है कुछ बच्चों को सुधारने के लिए। आई विल ट्राई टू चेंज माई एटीट्यूड सेड मैक। अब देखिए, माँ का और पिता का पत्र पाते ही लोग अपनी अपनी बच्चियों के अंदर कमियां क्या क्या थी ना, उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि आप अपनी माँ की ठीक से देखभाल कर रहे होगे, और तुम यू आर माई लिटिल वुमेन। लिटिल वुमेन ने उनको टच कर लिया होगा, हार्ट बच्चियों का। तो एमी कन्फेस कर रही है कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, और आई विल ट्राई टू चेंज माई एटीट्यूड, मैं अपना एटीट्यूड बदलने की कोशिश करूँगी। एटीट्यूड मतलब होता है कि आपकी थिंकिंग और उस थिंकिंग से रिलेटेड जो आप एक्शन आपके नज़र आते हैं वो आपका एटीट्यूड होता है। और यहाँ पे एटीट्यूड हम जनरली कह देते हैं कि ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, तो आप ये भी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड का कारण बनता है। तो मैं कहती है कि मेरे में थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी, मतलब मैं दूसरों पे हावी होने की कोशिश करती हूँ, अपनी बात को पहले रखने की कोशिश करती हूँ, और ये सारी चीज़ें हैं। आई हेट टू वर्क एंड केयर टू मच, मुझे काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और आई केयर टू मच फॉर माई लुक्स, और मैं अपना मैं कैसे मैं दिखती हूँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, मतलब एमी से कम नहीं है। ये सब बताया गया है कि मैक जो है ना प्रिटीएस्ट है, और उसकी अपनी थिंकिंग है, ट्रेडिशनल टाइप की थिंकिंग। अब बारी आती है जो की, जो कहती है आई विल गिव अप बीइंग। देखिए, जो का नाम भी ऐसा लगता है जैसे लड़का जैसा, आई विल गिव अप बीइंग अ टॉम बॉय। मैं टॉम बॉय जो नज़र आता हूँ, सॉरी बार बार मेरे मुंह से ही निकल जाता है, पर अब लड़कों की तरह से व्यवहार करने वाली लड़की को टॉम बॉय कहा जाता है, मतलब अ गर्ल हु एंजॉयज एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स टिपिकली एसोसिएटेड विद द बॉय, तो वो टॉम बॉय लड़की। एंड बी लिटिल वीमेन, साथ में कह रही है कि बी मतलब होना अ लिटिल वीमेन, थोड़ी सी मैं वुमेन भी बनना चाहती हूँ कुछ कुछ लड़कियों जैसे भी मैं बिहेव करूँगी। बेथ बोलती है आई विल नॉट इनवी गर्ल्स। अब यहाँ पे बेथ आ गई। बेथ की कमी क्या है? ईर्ष्या करना, जेलसी रखना, और वो कहती है कि मैं गर्ल्स से एनवी नहीं करूँगी, और मैं एक अच्छी पियानो बजाने वाली बनूंगी। पियानो उसको बहुत पसंद है भाई, है ना। सी इज़ म्यूजिक लवर। मिसिज मार्ज स्माइल्ड, मिसिज मार्ज मुस्कुरा दी, उन्होंने कहा आई नो माई ब्रेव गर्ल्स विल श्योरली इम्प्रूव देमसेल्स। निश्चित है कि वो अपने आप को इम्प्रूव जरूर करेंगी। व्हेन गॉड गिव्स अस बर्डन्स, क्योंकि जब ईश्वर हमें कोई ना कोई लोड देता है, कोई ना कोई बर्डन देता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना, वो बर्डन किसी भी रूप में हो सकता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस के रूप में हो सकता है, वर्क लोड के रूप में हो सकता है। और यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं अपने को इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो एक प्रकार से इम्प्रूव करना भी मुश्किल है, क्योंकि हमें करेक्टर्स के खिलाफ जाना पड़ता है, जो हमारी कमियाँ दूर करनी पड़ती हैं। ही आल्सो गिव्स अस स्ट्रेंथ टू बियर देम। तो अगर गॉड हमें भार देता है तो उसको सहन करने की ताकत भी देता है। बियर मतलब उसको बियर करना, और पेशेंस मतलब धैर्य। देखिए बच्चों, जल्दबाजी जब कर रहे हो तो आप पेशेंस आपके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप वेट करना आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हो, तो आप में पेशेंस है। तो पेशेंस भी गुण आपके अंदर होना चाहिए। दैट इज़ वाई टेल यू टू रीड अ चैप्टर फ्रॉम द बाइबल। तो भैया ये लोग क्रिश्चियंस हैं, तो सबका अपना धार्मिक ग्रंथ होता है, धार्मिक ग्रंथों में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं। तो कहते हैं कि इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें एक चैप्टर, रीड अ चैप्टर फ्रॉम द बाइबल एवरी मॉर्निंग। हर सुबह उठ के बाइबल से एक चैप्टर पढ़ लिया करो। यू विल फाइंड योर बर्डन्स मच ईजियर। तो जब पढ़ोगे तो मन हल्का होगा और तुम्हें अपने बर्डन्स को सहन करने में आसानी होगी। लुक अंडर योर पिलोज टुमारो। और हाँ, कल सुबह जब उठना तो अपनी तकिए के नीचे ज़रूर देख लेना एक बार।
वहीं पे सरप्राइज़ मेरे ख्याल से नज़र आएगा बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत लेक्चरिंग माँ की हो गई और लेटर का कितना फ़र्क पड़ा। पिता का प्यार देख के बच्चों को कमियाँ अपनी नज़र आ गई कि यू ऑल माई लिटिल वीमेन कहा था उन्होंने। वाइल ओल्ड हन्ना, अब हन्ना करेक्टर आ गया यहाँ पे। हन्ना के बारे में मैंने बताया था कि वो घर में एक सर्वेंट है, लेकिन उसे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है। खाना वाना बनाना, क्लियरिंग करना, सब कुछ। क्लियर द टेबल, तो उन्होंने टेबल साफ़ किया। द गर्ल्स वर्कड ऑन द एम्ब्रॉयडरी, लड़कियां अपनी एम्ब्रॉयडरी में लग गई, मतलब जो कढ़ाई वढ़ाई का काम होता है कपड़ों पे। दे वर मेकिंग सीट्स फॉर आंट मार्च, वो आंट मार्च के लिए शीट्स तैयार कर रही थी, मतलब बेड शीट वगैरह होंगी। वो आंट मार्च का मतलब ये देखिए करेक्टर और आ गया यहाँ पे, वो है आंट मार्च का, जो कि उनकी फादर के सिस्टर हैं, यानी कि बुआ। दे स्टॉप्ड एट 9 o'clock, 9 बजे उन्होंने अपने सारे काम बंद कर दिए। सैंग टुगेदर, आपस में मिलकर गाना गाया। एज़ यूजल, एज़ यूजल मतलब हमेशा वो प्रतिदिन ऐसा किया करते थे। बिफोर दे वेंट टू बेड, व्हाट अ बॉन्ड, व्हाट अ फैमिली। यहाँ लोग लड़ झगड़ के कुट्टी करके शायद सोने जाते होंगे। मेरा कहना है कि दिन में खूब लड़ो कोई बात नहीं, रात को हाथ मिलाकर गले लगकर तब अपने अपने बेड पे जाओ। मैग एंड एमी हैड स्वीट वॉइसेस, मैग और एमी यानी सबसे छोटी और मैग सबसे बड़ी, उनकी स्वीट वॉइसेस थी, आवाज़ अच्छी थी। लेकिन जो का तो मुझे लगता है टॉम बॉय, जो कुड नॉट सिंग, जो नहीं गा सकती थी। अलग ही करेक्टर है यार जो का। मिसिज मार्च हाउएवर वाज अ गिफ्टेड सिंगर, मिसिज मार्च यानी कि माँ, गिफ्टेड सिंगर मतलब सी सैंग वेरी वेल, मतलब बाई गॉड, मतलब सी वाज गिफ्टेड मतलब होता है कि गॉड का जो दिया हुआ है, मतलब बाई बर्थ जो हमको टैलेंट मिलता है वो हमारा गिफ्ट होता है। एंड लव टू सिंग, गाना बहुत अच्छा लगता था। सी शैंग एज सी वेंट अबाउट हर वर्क इन द मॉर्निंग, तो जैसा वो सुबह जब अपने काम पे लगती थी, काम के लिए निकलती थी, तो गाना गाती थी। और सिंगिंग वॉज द फर्स्ट थिंग द गर्ल्स हर्ड, उनकी गाने की आवाज़ पहली आवाज़ है जो लड़कियों को सुनने को मिलती थी जब वो सुबह जगती थी, क्योंकि माँ तो अक्सर जल्दी जग जाती हैं। हर ललेबी वॉज द लास्ट दे हर्ड बिफोर, और जब वो सोने जाती थी तो उनकी जो लोरी होती थी वो लास्ट थी जो वो मतलब सोने से पहले सुनती थी। बच्चों ये भी टच कर गया मुझे कि सिंगिंग मतलब सॉन्ग माँ का से सुबह सुबह माँ के गीत से होती थी और रात माँ की लोरी से होती थी। रिचनेस डज नॉट लाइज इन मनी एंड वेल्थ, रिचनेस लाइज हाउ यू आर लव्ड, केयर्ड, गिवन अटेंशन टू, रिकग्नाइज्ड, द फेम दैट यू अर्न इन योर लाइफ एंड ऑल इन अ पॉजिटिव वे। तो ये देखिए यहाँ पे लेटर पढ़ रही हैं उनकी माँ, और मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये है टॉम बॉय, है ना, और ये मुझे लगता है कि वो एमी, और ये मुझे लगता है वो मैग, और ये मुझे लगता है कि बेथ, है ना। ये चलिए सेकंड पार्ट के लिए सेकंड ट्यूटोरियल देखिए, सबका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहीं पे ट्यूटोरियल खत्म करते हैं, अगले इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल, स्पेशली टू ऑल द गर्ल्स in the teenage. Bye bye, study well and take care.